चलिए, अर्बन डेवलपमेंट में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने अपने पुराने अर्बन डेवलपमेंट के लेक्चर्स में आपको स्मार्ट सिटी मिशन के विषय में काफ़ी विस्तार से बताया। फिर उसके बाद हम प्रोसीड हुए और हमने अमृत मिशन के बारे में डिस्कशन की। बहुत सारे कंसेप्ट्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई, उसे सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से रिलेट किया हर चीज़ को। क्या गवर्नमेंट के दावे हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है, क्यों लाई गई ये योजनाएं, क्या इनकी ज़रूरत है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, भविष्य की क्या ज़रूरतें हैं भारत के, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन सब चीज़ों को हमने चर्चा किया। किस तरह के चैलेंजेस हैं और उनमें क्या सुधार करने चाहिए, ये भी हमने विस्तृत चर्चा के माध्यम से देखा। आज हम एक और फ्लैगशिप योजना की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि शहरों के विकास को लेकर के सरकार के एंड पे 3 मुख्य फ्लैगशिप योजनाएं, जिनमें स्मार्ट सिटी मिशन था, दूसरा अमृत मिशन था और आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर जिक्र करेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल का नारा है 2022 तक सभी के पास अपना घर हो, ऐसा संकल्प है सरकार का। 2022 ही क्यों चुना गया? क्योंकि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे। हम अपना 75th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे उस वर्ष में। तो ऐसे में माना गया कि सभी के पास घर होना चाहिए। सभी के पास से मतलब सभी कौन है, हम डिस्कस करेंगे। घर कैसे मुहैया कराया जाएगा, हम वो भी पढ़ेंगे। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम को बहुत विस्तार से चर्चा कर लेंगे, सारी टेक्निकलिटीज़ देख लेंगे, सरकार के मौजूदा दावे यानी कि कहाँ तक काम पहुँचा है सरकार के मुताबिक और उन पर क्या क्या कमियां हैं, ये भी देख लेंगे। इसके सेकंड पार्ट में यानी कि दूसरे भाग में, जो इसका दूसरा लेक्चर होगा, उसमें हम फिर से वही अपना जो तरीका है वो अपनाएंगे। इसका इन डेप्थ क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जो सही मायने में यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। लेक्चर डीप होते हैं, मैं जानता हूँ, ना तो सरकारों के लिए ये आसान है योजनाओं को बनाना और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना, ना ही हमारे लिए यानी कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। दोनों की ही राह थोड़ी कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, कठिन है नामुमकिन नहीं, और उसमें अपना ही मज़ा है। चीज़ें कठिन हो तो करने में भी मज़ा आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एक झलक ले लेते हैं कि पहले इस तरह के क्या कार्य किए गए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप घर प्रदान करने की बात कर रहे हैं। जब आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट डायरेक्शंस हैं उसमें। अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को देखें, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं, उनके माध्यम से ये प्रमाणित हो जाता है कि संविधान के भीतर बहुत सारे सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, गांधीयन सोशलिस्ट और कुछ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंसेप्ट्स को आपने इंक्लूड किया। इसी के अलावा और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स हैं। धीरे धीरे कई कानून भी बने। आज़ादी के बाद हमने खुद एक मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न और मॉड्यूल आप कह सकते हैं अपनाया, जिसमें कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है। शुरुआती दौर में सोशलिज्म काफ़ी अधिक था। जितने भी मेन जो मोड ऑफ प्रोडक्शन हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, नेशनलाइज थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। धीरे धीरे डी नेशनलाइजेशन, डी रेगुलेशन, डी कंट्रोल हुआ। 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन देखा। लेकिन एक लोकतांत्रिक मुल्क में मुख्यतः रोटी कपड़ा मकान सरकारों की जिम्मेवारी हो जाती है। उसको सुनिश्चित कराने के लिए कई तरह के प्रावधान आते हैं। कभी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आती हैं। आज की डेट में आपने देखा मनरेगा एग्जिस्ट कर रही है, जिसके तहत लोगों को रोज़गार मिले और वो अपने लिए जितनी भी बेसिक सस्टेनेंस की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसमें रोटी ही मुख्यतः आप ले लीजिए, वो अपने लिए जुटा सकें, कपड़े जुटा सकें। सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फूड भी सिक्योर किया उनके लिए, इनफैक्ट पूरे देश के लिए। और इसी तरह से ये पब्लिक हाउसिंग स्कीम्स भी होती हैं, जिनके तहत सरकार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप्स, वल्नरेबल सेक्शंस, स्लम ड्वेलर्स, इनके लिए हाउसिंग की योजनाएं लेकर के आती रही हैं आज़ादी के बाद से ही। तो ये पब्लिक हाउसिंग स्कीम हमारे एक तरह के जो हमने
स्ट्रक्चर अपनाया है कंट्री का, जिसमें पॉलिटिक्स है जो कि एक तरह का फेडरल सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें कौसी फेडरल कैरेक्टर है, तो उसमें आपको हर बार सेंटर स्टेट के रिलेशंस में इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स या फिर वल्नरेबल सेक्शंस को टारगेट करती हुई स्कीम्स के कॉन्टेक्स्ट से केंद्र राज्य के संबंध देखने को मिलता है, और ये बहुत बेहतर है ये केस स्टडीज़। ठीक इसी तरह से कैरेक्टर ऑफ द स्टेट अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक भी है, सोशलिस्ट भी है, तो उस माध्यम से भी ये स्कीम्स लाजमी हो जाती है। तो इसी के तहत देखें तो पार्टीशन के बाद ही मैंने आपको अभी रिफ्यूजी के रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ाया है हिस्ट्री के लेक्चर्स में, पॉलिटी में। तो हमने देखा कि एक रिफ्यूजी क्राइसिस था आज़ादी के बाद भारत के सामने, और रिफ्यूजी क्राइसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट उन्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना था। तो आज़ादी के बाद से ही भारत की सरकार जो है उसके सामने चुनौती थी कि घर कैसे मुहैया कराए जाएं उनको जो कि बेघर हैं। तो इसके तहत हमारे पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए हैं इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इसके तहत अगर हम देखें तो रिहेबिलिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। 1960 तक, 1960s तक उत्तर भारत के क्षेत्र में लगभग नॉर्थ इंडियन एरियाज़ में 5 लाख फैमिलीज़ को हाउस प्रोवाइड कर दिया गया था, उन्हें रिहेबिलिटेट कर दिया गया था। इसके बाद 1957 में अगर हम देखें तो सेकंड 5 ईयर प्लान आया। 1951 से 56 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, 1956 से आगे सेकंड 5 ईयर प्लान आया जिसमें हैवी इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस हुआ। लेकिन इस सेकंड 5 ईयर प्लान के टेन्योर के दौरान 1957 में प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके विजन के मुताबिक एक विलेज हाउसिंग प्रोग्राम चलाया गया, VHP। इस विलेज हाउसिंग प्रोग्राम के तहत इंडिविजुअल्स को या कोऑपरेटिव्स को 5,000 रुपये तक का पर यूनिट, एक घर, यहाँ पर यूनिट का मतलब पर ड्वेलिंग है, पर यूनिट है, तो इंडिविजुअल्स को और कोऑपरेटिव्स को 5,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था। इसके तहत कोई बहुत अधिक सफलताएं इतनी अर्जित नहीं की जा पाई। 67,000 हाउसेस बिल्ड किए गए फिफ्थ 5 ईयर प्लान तक, यानी कि 1974-79 तक फिफ्थ 5 ईयर प्लान का समय था। तो तब तक 67,000 हाउसेस इस विलेज हाउसिंग प्रोग्राम VHP के तहत अचीव किए गए। इसी के दौरान फोर्थ 5 ईयर प्लान था, जिस दौरान हाउस साइट्स कम कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस स्कीम, हाउस साइट्स माने HS, कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस स्कीम मतलब CAS, तो HSCAS एक प्रोग्राम चलाया गया। इसके तहत भी बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं हासिल हो पाई, और 1974-75 के अराउंड ये भी स्टेट गवर्नमेंट्स को ही हैंड ओवर कर दिया गया फुली, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से बाहर हो गई। इसके बाद जब राजीव गांधी के द्वारा एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसने हाउसिंग सेक्टर को काफ़ी बूस्ट दिया, पब्लिक हाउसिंग के कंसेप्ट को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया, वो थी इंदिरा आवास योजना। राजीव गांधी इसे लेकर के आए, 1985 में इसकी शुरुआत हुई, और इसके तहत आप रूरल हाउसिंग प्रोग्राम को टारगेट कर रहे थे। तो इंदिरा आवास योजना एक रूरल हाउसिंग प्रोग्राम था। 1985 में इसकी शुरुआत हुई राजीव गांधी के द्वारा। इसमें पहले तो मुख्यतः शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड माइनॉरिटीज़ को, सेक्शंस को ही टारगेट पे लिया गया, इन्हीं को बेनिफिशियरी के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन ग्रेजुअली फिर इसमें BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को भी ऐड कर लिया गया। तो ये SC ST माइनॉरिटी से होते हुए बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ तक गया इंदिरा आवास योजना। फिर समय आगे बढ़ा, 2009 का समय आया, 2009 से 2014 के बीच में राजीव आवास योजना आई, RAY, इसे रे भी कहते हैं। इसके तहत नारा दिया गया कि स्लम फ्री इंडिया अचीव करना है हमें। ये 2009 से 2014 के बीच में चलती रही। फिर 2014 में आपको पता है चुनाव हुए और सरकार बदल गई, NDA की सरकार आई, UPA की सरकार चली गई, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चले गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। ऐसे में ये जो राजीव आवास योजना थी, इसके तहत यही था कि लगभग स्लम्स जितने भी हैं कंट्री में उन्हें ख़त्म किया जाए शहरों में। स्लम के बाहर भी जो अर्बन पुअर हैं उनको भी इसमें टारगेट किया गया। तो इसमें होल सिटी अप्रोच अपनाई गई थी, ये इसका मुख्य उद्देश्य था।
फिर इसको फर्दर रिप्लेस किया है आगे, और अब आई है प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से। तो इसकी भी शुरुआत जून 2015 से हुई। जून 2015 से शुरू हो करके इसके विषय में ये कहा गया है कि इसे 2022 31 मार्च तक अपने टारगेट्स को अचीव करना है। जून 2015 में जब ये योजना लॉन्च की गई तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो हाउसिंग फॉर ऑल था बाय 2022। कितने घर इसमें मुहैया कराने की बात है? लगभग 1 करोड़ घर देने 2022 तक सुनिश्चित किए गए हैं। 1.12 करोड़ की मांग थी, 1 करोड़ को सैंक्शन किया गया। 1 करोड़ घर काफ़ी बड़ी तादाद होती है। इसके तहत ये आंकड़ा अचीव करने के लिए डाटा कलेक्ट हुए, और हमारी कंट्री में जो सेंसस होता है तो सेंसस के तहत सोशियो इकोनॉमिक डाटा और कास्ट डाटा कलेक्ट होता है। उस सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट डाटा पर बेस्ड ही बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मेनली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या पुअर सेक्शंस या शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इस तरह के जितने भी सेक्शंस हैं इनको इस डाटा के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऐसा माना गया कि स्लम डेकेडल ग्रोथ रेट जो है वो यानी कि 10 साल की जो स्लम ग्रोथ रेट है वो 34% है। इस रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से लगभग 18 मिलियन स्लम हाउस होल्ड्स होंगे, ऐसा माना गया। होंगे मतलब हो जाएंगे। इसमें 2 मिलियन नॉन स्लम अर्बन पुअर हाउस होल्ड्स भी हैं। शहरों में सारे के सारे स्लम पुअर ही तो नहीं है, स्लम के बाहर नॉन स्लम अर्बन पुअर भी हैं। ऐसा माना गया ऐसे 2 मिलियन हाउस होल्ड होंगे। इसके तहत ये माना गया कि टोटल हाउसिंग शॉर्टेज 20 मिलियन के अराउंड है हमारी कंट्री में, और 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, तो मतलब 2 करोड़ के अराउंड। और फिर सरकार ने अपना ये बहुत ही एम्बिशियस हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाया। सरकार ये मानती है कि ये वर्ल्ड का सबसे एम्बिशियस और बिगेस्ट पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ऐसा सरकार का मानना है। अब इसके तहत बेनिफिशियरी कौन कौन ऐड होंगे? देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, और इन बेनिफिशरीज़ को मैं टेक्निकल सेंस में भी अभी यहीं पर लिखूंगा जब आप इस स्कीम में आगे बढ़ेंगे। बेनिफिशियरी में मोस्टली जो कैटेगरी सरकार ने देखी हैं वो वुमेन है, ट्रांसजेंडर्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, LIG यानी कि लो इनकम ग्रुप्स, और पहले MIG इसमें एडिट नहीं था, फिर MIG यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, योजना जब आती है और फिर जब आगे बढ़ती है, सरकारें उसमें सुधार करती हैं, कई नई नोटिस गाइडलाइंस के माध्यम से उसका विस्तार भी करती हैं। इसलिए काफ़ी हद तक इस योजना को लेकर के कन्फ्यूजन रहती है, कहीं कुछ गिवन है, कहीं कुछ नहीं। मैं जो भी आपको बताऊंगा वो लेटेस्ट बताऊंगा, जिसमें कि सक्सेसिवली योजना लॉन्च होने के बाद सरकार ने कई चीज़ें उसमें ऐड की हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को जोड़ करके ही आपको बताऊंगा, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अगर कहीं कुछ ऐसा पढ़ लें कि सर ने जो कहा था ये इस पेज पे नहीं है, डोंट वरी, लेटेस्ट कंटेंट जो होगा उसमें वो सब आपको मिल जाएगा। इसके तहत जो घर प्रोवाइड किए जाने हैं, उन घरों में ख़ास चीज़ ये होनी चाहिए कि वो रहने लायक होने चाहिए, हैबिटेट सिस्टम फॉलो हो। उनमें इलेक्ट्रिसिटी एश्योर करनी है हमें, वाटर सप्लाई अश्योर करनी है, सैनिटेशन को अश्योर करना है, ये सारी चीज़ें अश्योर करनी है। तो इसके तहत ये प्रधानमंत्री आवास योजना भी बाकी योजनाओं की तरह अपने से जुड़ती हुई योजनाओं के साथ कन्वर्ज करके ही चलेगी। और मैंने अभी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी अपने आप में एक फ्लैगशिप योजना है। तो जिस दिशा में यह बढ़ रही होगी, जो योजनाएं इसके साथ कन्वर्ज हो सकती हैं वो करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑलरेडी योजना है सौभाग्य योजना, उसे इसके साथ कन्वर्ज करना है। इसके अलावा सैनिटेशन, टॉयलेट, शौचालय को लेकर के भारत भर में योजना है, मिशन चल रहा है इस समय, स्वच्छ भारत मिशन SBM, स्वच्छ भारत अभियान भी, उसे कन्वर्ट करेंगे हम। टॉयलेट और इस तरह की सैनिटेशन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। LPG गैस कनेक्शन, क्लीन एनर्जी को लेकर के उज्ज्वला योजना ऑलरेडी चल रही है कंट्री में। इसी तरह से वाटर सप्लाई को लेकर के जल शक्ति अभियान चल रहा है, मैंने पढ़ाया है आपको। और लोन मिल सकें, पैसा रूट हो सके लोगों तक, उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज़ मिल सकें, इन सब चीज़ों के लिए बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग इंक्लूजन के लिए भारत में जन धन योजना चल रही है। तो इसको कन्वर्ज करना है। तो मैंने योजनाएं बता दी और किस क्षेत्र में ये भी बता दी। कई बार कुछ एग्जाम्स में सीधे ये मैच द कॉलम भी आ जाता है।
तो सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जल शक्ति अभियान, जन धन योजना, इनको इसके साथ कन्वर्ज कर देंगे। और जो सुविधाएं हमने बताई हैं आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलनी है, उसके तहत जो जो फैसिलिटीज़ मिलनी है उनको यहाँ से भी डिराइव आप करेंगे। ठीक है जी। अब हम इन बेनिफिशरीज़ को यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं। देखिए, इसके टोटल 4 वर्टिकल्स यानी कि कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे। ये किस तरह से काम करते हैं, कैसे रीड करेंगे आप इन्हें। पहला है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। दूसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। और चौथा है सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। ये 4 वर्टिकल्स रखे हैं। मतलब क्योंकि ये एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब यहाँ पर क्या है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जब मैं बात करता हूँ तो इसका पहला वर्टिकल यानी कि इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, इसका तीसरा वर्टिकल यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, और चौथा वर्टिकल यानी कि सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं। इसमें केंद्र राज्य मिलकर के काम करेंगे, सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है इसे, इसमें स्टेट का भी हिस्सा शामिल रहेगा, उसी के मुताबिक ये कार्य चलता है। लेकिन जब हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इट इज़ द अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ये जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम होगी ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसके लिए कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्रम सेंट्रल सेक्टर पूरी की पूरी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसमें से 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं और 1 ऑप्शन सेंट्रल सेक्टर है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 4 ऑप्शन और उसमें से 3 और 1 ऑप्शन वर्ड मैंने अब यूज़ किया, वर्टिकल कंपोनेंट वर्ड मैं यूज़ कर रहा था ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस का मतलब यहाँ पर क्या है, घर देने हैं हमें जिन लोगों के पास घर नहीं शहरों में, जो या तो स्लम डिवेलर हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप हैं या मिडिल इनकम ग्रुप हैं। उसमें भी 2 कंपोनेंट हैं, उसमें भी 2 उसकी डिवीज़न है, MIG1 MIG2, मिडिल इनकम ग्रुप 1, मिडिल इनकम ग्रुप 2। अब घर हमें जब देने हैं तो केंद्र राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरीज़ ये मिलकर ही काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहती है तो जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ और अदर इंस्टीट्यूशंस, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो वाया स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ रूट हो करके जाएगा। तो यहाँ पर भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट अपनाया गया, जैसा मैं पिछले सभी अर्बन डेवलपमेंट के लेक्चर्स में बताता आ रहा हूँ कि चाहे स्मार्ट सिटी मिशन है, चाहे वो अमृत है, इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत फोकस पे रखा गया। इसमें भी ब्रॉडर कंटोर्स तो गिवन है मिशन के ही तहत, उनको मानते हुए राज्य सरकारों पर यह निर्भर करता है कि राज्य सरकारें प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करेंगी, सेंक्शन करेंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी हद तक यहाँ पर शक्तियाँ प्रदान हैं। ब्रॉडर कंटोर ऑफ द मिशन अगर वो फॉलो कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो आएगा प्रोजेक्ट, लेकिन उसकी जो अप्रूवल है मेनली और जो सेंक्शंस है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे देखेगी सिर्फ कि क्या ये जो भी निर्धारित मान्यताएं हैं मिशन के तहत उसे पालन कर रहे हैं। क्यों ऐसा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट कैसे नज़र आता है कि जितने भी यहाँ पर वर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, इन वर्टिकल्स में भी फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देखे कि उनके शहरों की कैसी आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से उनमें परिवर्तन ला सकती है। लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि जो मूल स्वरूप है पूरे के पूरे प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पूरे प्रोग्राम का, ये बदलना नहीं चाहिए। तो मूल स्वरूप वहीं पर रहे, लेकिन अगर अपनी लोकलाइज्ड नीड की वजह से उन्हें एक फ्लेक्सिबल स्पेस चाहिए कि वो चेंजेस ला सकें प्रोजेक्ट्स के एरिया में, प्रोजेक्ट्स की फॉर्मेशन में, डायमेंशन ऑफ द हाउसेज में, इन चीज़ों में वो परिवर्तन ला सकते हैं अपनी फिजिबिलिटी को देखते हुए। स्पेस की अवेलेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वायबिलिटी कितनी बनती है प्रोजेक्ट की, इनको देख करके परिवर्तन ला सकते हैं।
अभी कुछ कुछ टर्म्स में वो समझ आएगा कि कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। ये 4 ऑप्शन रखे ही इसलिए हैं, केंद्र सरकार का ये कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने ये 4 ऑप्शन इसलिए रखे कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाता है। हमने योजना के तहत बहुत रूम दिया है राज्यों को, बहुत स्पेस दिया है कि उन्हें जो फिजिबल लगता है, जैसा फिजिबल लगता है, उनके स्टेट के अंदर जो सिटीज़ हैं उन सिटीज़ में किस तरह के लोग, क्या स्लम्स ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं या स्लम्स कम हैं लेकिन अर्बन पुअर ज़्यादा हैं। अर्बन पुअर में उन्हें देखना है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ज़्यादा हैं या फिर लो इनकम ग्रुप वाले ज़्यादा हैं, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ये दोनों कम है लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप ये तय करें कि डेमोग्राफी कैसी है, सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सिस्टम कैसा एग्जिस्ट कर रहा है आपके राज्य में, ज़मीनी हकीकत क्या है, उसके मुताबिक हमने विंडोज़ ज़्यादा बना दी, वर्टिकल्स कंपोनेंट्स हमने ज़्यादा बना दिए ताकि आपके पास इनफ रूम, इनफ स्पेस रहे और प्रैक्टिकल की मास एक्सेप्ट, इस योजना की मास एक्सेप्टेबिलिटी हो, ये ज़मीन पर ज़्यादा लागू हो जा करके, ये रिस्ट्रिक्टेड ना रह जाए, रिजिड ना रह जाए। हमें हाउसिंग फॉर ऑल अचीव करना है, उसके लिए हमें डिलीवरी देनी है इस प्रोजेक्ट के फॉर्म में, और वो डिलीवरी एक्सेप्टेबल तब होगी जब वो रिक्वायरमेंट्स को मैच करेगी। और रिक्वायरमेंट्स को मैच करने के लिए हमने ये मल्टीपल ऑप्शंस इसमें रखे हैं, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। ऑप्शंस को समझते हैं, चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए ऑप्शन 1 के तहत क्या है, वर्टिकल 1 के तहत क्या है, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। सपोज़ करिए कि ये आपके सामने एक शहर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी एक सिटी एग्जिस्ट कर रही है, मान लीजिए कि सिटी ए एग्जिस्ट कर रही है। इस सिटी ए के अंदर मान लें कि ये जो पूरी की पूरी सिटी है, सिटी में ये रीजन जो है ये मेनली स्लम्स के लिए जाना जाता है, तो स्लम्स बहुत है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस वर्टिकल 1 के तहत क्या होगा, वर्टिकल 1 के तहत इन सीटू जहाँ पर ये स्लम है, उस स्लम में जो लोग रह रहे हैं, तो स्लम को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए लगभग ये माना गया कि वहाँ पर 300 लोग कॉम्पैक्ट एरिया में होने चाहिए, यानी कि 60 to 70 हाउस वहाँ पर हों, 60 to 70 हाउस होल्ड वहाँ पर हों, ऐसा कहा गया, घर वहाँ पर हों, जैसे भी कच्चे घर उन्होंने वहाँ पर बनाए हैं स्लम्स में, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल के तहत हमें उन्हें पक्के घर प्रोवाइड करने हैं, इसका नारा ही पक्के घर है। तो ऐसे में 60 to 70 हाउस यानी कि फैमिलीज़ यानी कि हाउस होल्ड्स, 300 लोग, ये कॉम्पैक्ट एरिया वहाँ पर आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो हम उसे स्लम काउंट करेंगे। इसके तहत हमें वहीं पर रीडेवलपमेंट करनी है। हमें दिख रहा है कि स्लम है, कच्चे हाउसेस है, लोगों ने अपने परिश्रम से बना लिए, लेकिन यहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है। वाटर की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट्स उस लेवल पर नहीं है, हेल्थ एंड हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से बिजली का प्रबंध नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ों की कमी है। तो हमें दिख रहा है कि बेसिक कम्युनिटीज़ की कमी है, ये एक तरह के स्लम है। अब हम ऑलरेडी डेवलप्ड सिस्टम को रीडेवलप करेंगे, किस फॉर्म में, विद ऑल द बेसिक कम्युनिटीज़। तो उसी जगह पर ही हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं, इसलिए जो ऑन साइट एक्ट होता है उसे हम इन सीटू कहते हैं। आई बात समझ में, ये इन सिटुएटेड, एक्स सिटुएटेड, तो सिटुएटेड से आया ये सीटू, तो इन सीटू ही अपन को ये काम करना है। तो यहाँ पर अब ये काम होगा, ये कैसे होगा, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत आप ये मान के चलिए कि फ्लैट्स बनेंगे। फ्लैट्स बनेंगे मतलब कि पूरा का पूरा एक हाउस, एक घर ही दे दिया जाएगा। जो भी वहाँ पे स्लम ड्वेलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा, लिख लिया जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा, म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा, उनका नाम सारा, आधार वगैरह, नाम मतलब कि जो भी उनके बेस है कि वो वहाँ पर रहते हैं, आइडेंटिटी है, वो सब रख लेंगे। तो इसके लिए उनको घर ही दे दिया जाएगा, कच्चे घर से निकाल के, कच्चे घरों का सफाया करके वहाँ पर फ्लैट बनेंगे, और फ्लैट में मल्टीपल हाउस होंगे, उनमें से एक किसी भी एक हाउस होल्ड फैमिली को एलोकेट कर दिया जाएगा। ये कौन बनाएगा फिर, ये सरकार बनाएगी क्या? नहीं, ये सरकार नहीं बनाएगी। यहाँ पर अप्रोच कौन सी यूज़ की जाएगी, यूजिंग लैंड एज अ रिसोर्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड एज अ रिसोर्स। प्राइवेट पार्टिसिपेशन, तो प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स विल डू दिस। तो प्राइवेट प्लेयर आकर के स्लम्स को रीडेवलप करेंगे, स्लम डिवेलपर्स के लिए घर बनाएंगे।
आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि उनके अंदर ऐसी कौन सी एक जाग उठी है भक्ति लोगों के प्रति कि वो आकर के अपना खर्चा करके जेब से इनके लिए ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर एक लाइन है कि लैंड को एज ए रिसोर्स यूज़ करेंगे, यानी कि प्राइवेट बिल्डर्स, प्राइवेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स, हाउसिंग डेवलपर्स, रियल एस्टेट सेक्टर, इनको हमेशा किस चीज़ की आवश्यकता रहती है? ज़मीनों की आवश्यकता रहती है। स्लम्स किनके द्वारा विकसित किए जाते हैं? वो लोग जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में लगे हुए हैं, वो जो लोग आपके घरों में काम करने के लिए आ रहे हैं, वो जिनके पास कोई रहने को ठिकाना नहीं, कोई चौकीदार है, कोई गरीब आदमी है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करता है, कोई क्लीनिंग का काम करता है, ये लोग अपने वर्क साइट के आसपास ही रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़मीनें वहाँ पे बहुत महंगी हैं। तो ऐसे में घर तो ख़रीदना इनके लिए नामुमकिन है। लेकिन यहीं पर एक बात हम समझें कि ज़मीनें वहाँ पर बहुत महंगी हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली ज़मीन या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाली ज़मीन या अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर पड़ने वाली ज़मीन पर ये लोग अपना ठिकाना बना लेते हैं। ऐसे में अब वो जो ज़मीन है, किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपर को अगर लेनी हो, ख़रीदनी हो, तो वो तो बहुत महंगी मिलेगी, उसे बहुत कीमत उसे भरनी पड़ेगी। आपके दिमाग में आएगा कि सरकार इन लोगों को वहाँ से उखाड़ करके फेंक क्यों नहीं देती और वो ज़मीनें बेच करके पैसा क्यों नहीं कमा लेती? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया, सरकार के लिए नहीं है, सरकार लोगों के लिए है। एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, उनके घरों की जिम्मेवारियाँ भी सरकार की ही हैं। तो इसके तहत फिर क्या है, अब वो ज़मीन है वो बिल्डर्स को, डेवलपर्स को मिल जाए अगर, तो वो वहाँ पर लग्जरियस अपार्टमेंट्स बनाएं, अच्छे खासे महंगे, क्योंकि प्राइम लोकेशन पे ज़मीन है। ऐसे में उनको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा होगा। तो वो बिल्डर के लिए, वो प्रोजेक्ट डेवलपर के लिए वो ज़मीन एक रिसोर्स का काम करती है। अगर वो उसे मिल जाए और उसे उसके लिए पैसे ना देने पड़े, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। जो पैसे दे कर के उसने वो ज़मीन ख़रीदनी थी, अगर उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लिया जाए कि उसी पैसे के बदले अब वो उन लोगों के लिए घर बना दे जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, मतलब उस पूरे के पूरे लैंड को डेवलप करो, आप अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लगाओ, बनाओ, लग्जरी अपार्टमेंट्स, कॉलोनी, एनक्लेव, जो बनाना है वहाँ पर बनाओ, लेकिन जितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको एक रिहेबिलिटेटेड वर्जन में रहने लायक घर दे, इन सीटू वहीं पर रीडेवलप करें, उन्हें फ्लैट्स बनाए, उसके स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने मेंशन किए हों। तो 1 BHK मोस्टली इसमें घर मिलते हैं, 1 बेडरूम हॉल किचन, BHK, ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने। तो ये लैंड यहाँ पर रिसोर्स का काम करेगा। आई बात समझ में? तो इसके तहत वो बिल्डर यहाँ पर आएगा, वो देखेगा ये लैंड, इस ज़मीन, इसको वो अपने लिए यूज़ करेगा, और इस लैंड में से सपोज़ करो कि उसने इतने एरिया में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स उसने बनाई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विद सर्वाइवल और सस्टेनेबल टाइप ऑफ फैसिलिटीज़, पक्के घर बनाए उसने, और वो इन स्लम ड्वेलर्स को दे दिए गए। लेकिन ये जो बाकी का सारा एरिया अब उसके पास बच गया है, तो ये एरिया तो उसके लिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स के तौर पर काम कर रहा है। इस रिसोर्स में वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हाउस, प्रोजेक्ट, एनक्लेव, फ्लैट्स जो बनाना चाहता है वो बनाएगा, और वो वहाँ से मुनाफा कमाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है कि यहाँ पर लैंड को एज ए रिसोर्स यूज़ किया जाएगा, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट की जाएगी, और उनको सभी सुविधाओं से लैस, सभी मतलब कि बुनियादी सुविधाओं से, बेसिक कम्युनिटी से लैस घर लोगों को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बात को ख्याल में रखो, स्लम ड्वेलर्स जो हैं उनको यहाँ पर उन लोन नहीं दिया जा रहा है, उनको नहीं कहा जा रहा है कि अगर तुम स्लम में रह रहे हो तो यहाँ पर अब हम तुम्हें इतना लोन पे सब्सिडी दे रहे हैं जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर, बाकी का लोन तुम पे करो, तुम किश्तें पे करो, तुम इस तरह से नहीं। उन्होंने अपना एक ठिकाना वहाँ बनाया था, कच्चा ठिकाना, चाहे वो ज़मीन उन्होंने नहीं खरीदी थी, लेकिन ठिकाना उन्होंने अपने बनाया था, वो वहाँ पे रहते थे। उनको उस ठिकाने सहित वहाँ से हटाया और वहाँ पर उनके लिए रहने लायक घर बनाया, और वो घर उनको दिया। लेकिन ये घर देने का काम सरकार के एंड पे हुआ, और सरकार के एंड पे इसे किया उस प्राइवेट प्रोजेक्ट डेवलपर ने, जिसको उसकी इनकम के तौर पर या उसकी कॉस्ट के तौर पर रिकवरी हुई जिस चीज़ की, वो थी वो वाला लैंड। तो लैंड एक रिसोर्स के तौर पे काम कर गया। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं और स्लम ड्वेलर को पक्का घर मिल गया। ऐसे बहुत से केसेस हैं, आप केस स्टडीज़ पढ़ लेना, भारत भर में भिन्न शहरों में लोगों को घर मिल रहे हैं। एक बॉन्ड मनी जैसा कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है कि सब लोगों को सामूहिक तौर पर
इकट्ठे कम्युनिटी के फॉर्म में 50,000 60,000 का एक बॉन्ड वहाँ पर कमिश्नर म्यूनसिपल दफ्तर में जमा कराना होता है कि प्रोजेक्ट चल रहा है और यही बेनिफिशियरी, यही आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी हैं, इसके तहत इनके लिए ये कार्य हो रहा है, तो इनके एंड पर ये टू सिक्योर देयर आइडेंटिफिकेशन एंड टू सिक्योर देयर प्लेज टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बॉन्ड मनी विल बी देयर। तो 50,000 के अराउंड एक बॉन्ड मनी लेते हैं और ये कम्युनिटी के एंड पर होता है। फिर मान लीजिए जब इन्हें घर मिल जाता है उसके बाद इन्हें अपनी कम्युनिटी के एंड पर ही बिजली दफ्तर, बिजली महकमे से संपर्क करके उस पूरे के पूरे फ्लैट सिस्टम के लिए ही फिर बिजली भी मुहैया करानी होती है। ये लोग एज अ कम्युनिटी आवेदन करते हैं कि हमें अब यहाँ पर बिजली चाहिए, वो बिजली मुहैया सरकार फिर कराती है। इसके तहत एक चीज़ और है, वो ये है कि स्लम रिहेबिलिटेशन ग्रांट 1 लाख रुपए की प्रोवाइड की जाती है। वो जो प्रोजेक्ट डेवलपर ने वो प्रोजेक्ट लगाया और उसने उसको डेवलप किया, उसकी भी वाइबिलिटी बनी रहनी चाहिए, वो भी काम करता रहे हर तरह से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो लैंड तो एक एज अ रिसोर्स है ही है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ लैंड हो जाने से कुछ नहीं होता। प्रोजेक्ट पूरा डेवलप करना है, रॉ मटेरियल है, हर चीज़ है, और लैंड की गई वैल्यूज़ आर वेरी अनसर्टेन। तो ऐसे में उसे पर यूनिट के पीछे एक स्लम रिहेबिलिटेशन ग्रांट के तौर पर 1 लाख रुपया भी आता है। आई बात समझ में? अब वो उसके लिए इन चीज़ों को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, फाइनेंशियली और वायबल बनाने के लिए भी सरकारें प्रयास करती हैं। तो केंद्र सरकार इसमें ये ऑप्शन रखती है कि राज्य सरकारों को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जैसे यहाँ पर मैंने FSI लिखा है, इसका मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स है। फ्लोर स्पेस जो है वो मेंशन्ड रहता है इन प्रोजेक्ट्स के तहत। आपको क्लियर कट बताया जाएगा कि भाई कारपेट एरिया कितना रहना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे, वो घर अगर लेते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। इसी तरह से बिल्डर्स जो हैं, उन बिल्डर्स को यहाँ पर उनका प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वाइबल हो जाए, उसके लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स और अदर नियमों में छूट दे दी जाती है इन क्षेत्रों में, जब वो किसी भी तरह के फ्लैट्स और बाकी प्रोसेस अपनाते हैं, ताकि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इकोनॉमिकली वाइबल हो सके। राज्य सरकारों को इस तरह की आज़ादियाँ दे दी जाती। तो इस तरह की छूट दे करके किसी भी लेवल पर हमें प्राइवेट प्लेयर को इंगेज करना है कि वो उस ज़मीन पर आए और कंस्ट्रक्शन करे, उनकी एक्सपर्टीज़ है। मैंने पहले के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है कि क्यों हमें इन बिल्डर्स के माध्यम से कराना है। उनके पास सारे एग्रीगेट्स हैं, रिसोर्सेज के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में, आर्किटेक्ट्स की फॉर्म में, इंजीनियर्स की फॉर्म में। दे नो हाउ टू डील विद दिस सेक्टर, विद दिस इंडस्ट्री, सो दे कैन बिल्ड कॉस्ट इफेक्टिव हाउस। और फिर प्राइवेट प्लेयर हैं, मैनेजमेंट सारी उनकी है, प्रोसेस सारा, इम्प्लीमेंटेशन उनका, तो करप्शन के चांसेस और इन चीज़ों की कोई समस्या नहीं होती। स्टैंडर्ड्स उन्हें बता दिए जाते हैं, रेगुलर गवर्नमेंट ऑफिसेस के थ्रू मॉनिटरिंग हो जाती है और काम हो जाता है। तो ये हो गया इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट वाला कैडर। अब आ जाते हैं इसी सिटी ए में। इस सिटी ए में सिर्फ स्लम में ही तो लोग नहीं रहते होंगे, स्लम के बाहर भी लोग रहते होंगे। बहुत से लोग हैं ऐसे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, EWS। ये कितने से कितने लाख तक इनकी इनकम होती है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत से लोग हैं जो लो इनकम ग्रुप हैं, LIG। बहुत से ग्रुप हैं जो MIG में हैं, मिडिल इनकम ग्रुप, ये भी रह रहे हैं, लेकिन इनके पास भी घर नहीं है, मतलब ये परिवारों के तौर पर। तो देखिए, जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना से डील करते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल को काउंट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर फैमिली को काउंट किया जा रहा है, मतलब एक हाउस होल्ड। और जब फैमिली का जिक्र आ रहा है तो फैमिली में एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होंगी और उनके सन और डॉटर, जो कि एडल्ट होने चाहिए, 18 ईयर से ऊपर, और अनमैरिड होने चाहिए। इसे हम फैमिली यूनिट काउंट करते हैं। और जब इनकम काउंट की जाएगी तो उस इंडिविजुअल की काउंट नहीं की जाएगी, पूरी फैमिली की काउंट की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी हैं, वो कमाते हैं मान लीजिए 5 लाख रुपया साल का, और मैं भी मान लीजिए कमाता हूँ 3 लाख रुपया साल का, और मेरी माताजी भी कमाती है 2 लाख रुपये साल का। अब इसको मिला करके हो गया 5, 3, 2, 10 लाख रुपया। तो इनकम पिताजी की नहीं, 10 लाख रुपया काउंट होगी हाउस होल्ड की। अब आप ये ना कहें कि भाई मैं औरतों के विरोध में हूँ, तो फिर इसे रिवर्स भी कर लें। मेरी माताजी कमाती हैं 5 लाख, मेरे पिताजी कमाते हैं 3 लाख और मैं कमाता हूँ 2 लाख, तो भी 10 लाख हो गया। इस माध्यम से भी
इनकम मेरी माता जी की अकेले काउंट नहीं होगी, मेरा पूरे परिवार की काउंट होगी। तो एक फैमिली को यहाँ पर यूनिट के तौर पर लिया गया है, एक हाउस होल्ड को यूनिट के तौर पर लिया गया है। हाउस होल्ड में पति हैं, पत्नी है। अब आप यही सवाल कर सकते हैं, सर जिनकी पत्नियाँ नहीं रहीं या जिनके पति नहीं रहे, जो नहीं रहे वो तो फिर प्रभु के हाथ में है, उसको कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो फिर उसे मत गिनो। डेफिनेशन में लिखा है कि एक पति पत्नी और उनके बच्चे, बच्चे जो कि 18 से छोटे ना हो। पता लगे कि 9 साल का बच्चा घर लेने चल दिया, तो बच्चे 18 से छोटे ना हो, भाई नेचुरल सी बात है, वयस्क हो, बड़ा हो, एडल्ट हो, और अनमैरिड हो। ठीक है जी, मैरिड हो जाएगा तो उसकी भी एक अपनी फैमिली फिर काउंट हो जाएगी ना, हस्बैंड वाइफ और उनका बेबी, गर्ल या बॉय। तो ये है सिस्टम। तो इस तरह से ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन LIG और MIG कैसे फाइंड आउट किए गए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो है जिसकी आमदनी 0 से लेकर के 3 लाख तक है। लो इनकम ग्रुप उसे काउंट किया गया है जिसकी आमदनी 3 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में है। मिडिल इनकम ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटा गया है, मिडिल इनकम ग्रुप 1, मिडिल इनकम ग्रुप 2। मिडिल इनकम ग्रुप 1 वो है जिसकी आमदनी 6 लाख से लेकर के 12 लाख के बीच में है, और मिडिल इनकम ग्रुप 1। मिडिल इनकम ग्रुप 2 वो है जिसकी आमदनी 12 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में। तो इस तरह से इनको बांट दिया गया। EWS 0 से 3 के बीच में कमाते हैं साल का परिवार, फिर बता रहा हूँ परिवार। LIG 3 से 6 लाख के बीच में परिवार का। MIG 1 6 से 12 लाख पूरे परिवार का, और MIG 2 12 से 18 लाख पूरे परिवार का। तो मान लीजिए ये भी रह रहे हैं इस शहर के अंदर। अब सरकार की योजना आ गई, कोई उन्हें कह रहा है, किसी स्लम डवेलर को घर मिल गया, अपने घर के छत पे चढ़ के नाच रहा है और उनको बता रहा है हमें मिल गया क्योंकि हम स्लम में रहते थे। वो कह सकते तुमसे बेहतर तो कोई ज़्यादा अच्छी हालत हमारी भी नहीं है, हमें भी मिल जाना चाहिए था। तो अर्बन पुअर वर्ड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए ये घर ला करके आए हैं। अब कोई रह रहा है स्लम में तो उसको तो वहीं इन सीटू रीडेवलप कर दिया। इनके लिए भी प्रावधान है, वो क्या है, इनको ये कहा गया है भी आपके पास एक वर्टिकल ये अवेलेबल है, अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मतलब इनको ये कहा जाएगा कि भाई आप अपने लिए घर चुन लीजिए, अगर नया बना बनाया घर है तो ले लीजिए, तो नया बना बनाया घर भी ले सकते हैं। पहली बात क्लियर हो गई हमें। आप कहेंगे सर बना बनाया घर पसंद आ गया, ले लो। आप कहेंगे सर प्लॉट लेके घर बना लो। आप कहेंगे सर पुराना वाला घर बिक रहा है, पसंद आ गया, ले लो। नया बना बनाया, प्लॉट लेके बनाना और पुराना सारे कवर हो जाते हैं इसमें, समझ आइए। अब इनमें से ये जितनी भी कैटेगरी हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन LIG MIG, इनको अलग अलग रेंज ऑफ लोन पे इंटरेस्ट के कंपोनेंट में सरकार सब्सिडी ऑफर करती है, जिस सब्सिडी में अधिकतर 2.65 लाख तक जा सकता है इनको फ़ायदे के तौर पर, 2.30 लाख से लेकर के। तो 2.30 लाख से 2.65 लाख तक के बीच में वेरिएबल है, वो अभी समझ आएगा जब मैं टेबल यहाँ बनाऊँगा। इनको इस तरह से ये पेमेंट सरकार से रिसीव हो जाती है। ये टेबल के माध्यम से मैं बहुत खूबसूरती से समझा दूंगा सारा। तो इसमें देखिए कि इन्होंने घर अपनी मर्जी से लिया, ऐसा नहीं था कि कोई बिल्डर आया उन्होंने इनको घर बना करके दे दिया, नहीं, इन्होंने घर लिया। घर कितने भी लाख का लिया इनकी मर्जी थी, जितना सरकार ने कहा सरकार ने उतनी अमाउंट पे इंटरेस्ट के कंपोनेंट पे इनको सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। तो ये तो एक तरह से जो इन्होंने क्रेडिट लिया बैंकों से, उस पे जो इंटरेस्ट इन्हें लगना था, उस इंटरेस्ट का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में सरकार ने पे कर दिया। तो ये क्रेडिट से लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, तो इट इज़ CLSS, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है सरकार की। इसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। अब अफोर्डेबल हाउसिंग वर्ड यहाँ पर यूज़ क्यों किया गया है, आपको यहाँ पर समझना भी बहुत ज़रूरी है। अफोर्डेबल हाउसिंग लिंक यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि घर की कीमत जो होती है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर कारपेट एरिया मेंशन किए हुए हैं। ये नहीं है ना कि आपने 5 एकड़ का जा करके विला ले लिया और दिखा रहे हो कागजों में कि तनख्वाह आमदनी हमारी परिवार की मिलके मुश्किल से बनती 14 लाख,
और उस विले में अब हमें रहना है, तो